क्या है क्रिप्टोकरेंसी? कैसे काम करता है? इसके प्राइजेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं? माइनर क्या है? माइनिंग क्या है? पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करते हैं? कुछ साल पहले मेरे किसी दोस्त ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में मुझे कुछ समझाना चाहा था। वो काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्ट करता था, तो उसे पता था कि रिवॉल्यूशन आ सकती है इससे। पर उस टाइम क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि हटाओ यार, कौन समझे, इतना दिमाग कौन लगाए। पर देखते ही देखते आज ये टर्म बहुत कॉमन हो गई। पर कहते हैं ना कि जिसकी बात होने लगे उसके बारे में बात करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। आई वॉज रिलेक्टेंट टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी फ्यू ईयर्स अगो, पर आज मैं रेडी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपसे भी कुछ ऐसी गलती हो जो मैंने कुछ सालों पहले की, और फिर जब जागो तभी सवेरा। हाय गाइस, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ मंथन, और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। क्योंकि मैंने आपसे क्रिप्टो समझाने का वादा किया था, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल स्टोरी के साथ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, व्योम और ध्रुव। व्योम ने ध्रुव से 100 रुपये का काम करवाया और उससे 100 रुपये देने की बजाय उसने एक चॉकलेट दे दी। ध्रुव समझदार था, तो उसने कहा कि भाई डिजिटल ज़माना है, तो तू मुझे डिजिटल चॉकलेट दे। आई नो आप सबको लग रहा होगा कि ओरिजिनल चॉकलेट ही सबको ज़्यादा पसंद होती है, तो डिजिटल क्यों लेना। पर सुनिए, व्योम ने ध्रुव की बात मान के उसे एक डिजिटल चॉकलेट दे दी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अभी रिकॉर्ड में रह गया हमेशा के लिए, ताकि वो थोड़े टाइम बाद अगर दूर भी हो जाएं तो आगे हिसाब में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उन्होंने डिजिटल टॉफ़ी तो बना दी, पर उन्हें प्रॉब्लम तब हुई जब उन्हें लगा कि अरे ये तो कोई भी कॉपी कर सकता है और किसी को भी दे सकता है। पर इसका भी सोल्यूशन है कि जैसे व्योम ने ध्रुव को एक चॉकलेट दी, तो उसे कंप्यूटर पे एक डॉक्यूमेंट पे नोट कर दिया, और उस डॉक्यूमेंट का नाम इन्होंने रखा लेजर। पर अगर इसे एक ही इंसान संभालने वाला होगा, तो वो 1 का 10 या 10 का 1 भी कर सकता है, और आगे कोई बेईमानी का भी खतरा हो सकता है। तो आगे कोई बेईमानी का खतरा ना हो, इसलिए ये डॉक्यूमेंट दोनों के पास रहेगा और इसका पूरा हिसाब नोट होगा, ये तय हुआ। धीरे धीरे बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चला और उन्होंने भी अपना लेजर बनाया। बट इतने सारे लोगों के लेजर को मैनेज कैसे किया जाए? तभी आया रिवॉल्यूशनरी आइडिया ब्लॉकचेन का। हर कंप्यूटर में किसके पास कितनी चॉकलेट यानी क्रिप्टो करेंसी है, व्योम ने ध्रुव को कितनी करेंसी दी, ध्रुव ने व्योम से कितनी करेंसी ली, सब कुछ हर किसी के लेजर पर शो होता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब अगर कोई एक जना भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो वो बाकी सबके कंप्यूटर्स में शो होगा, फाइल मिसमैच हो जाएगी और वो हैकर या डिफ़ॉल्टर पकड़ा जाएगा। अब इसी व्योम और ध्रुव के एग्जाम्पल को लेते हुए आगे की सारी टर्म समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। व्योम और ध्रुव ने जो ये चॉकलेट्स ट्रांसफ़र की, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब मीडियम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब क्रिप्टो करेंसी हुई सीक्रेट या फिर प्राइवेट करेंसी। आपने काफ़ी क्रिप्टो करेंसी के नाम तो ऐसे ही सुने होंगे, जैसे बिटकॉइन, रिपल, एथेरम, डॉज कॉइन एट्सेट्रा। और हाँ, ये जो पब्लिक लेजर है ना, जिससे कितने सारे लोग मिलकर मैनेज कर रहे हैं, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कोई एक के पास ये नेटवर्क नहीं रहेगा, बल्कि सबके पास ये नेटवर्क होगा। और ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब समझ में आया कि ब्लॉकचेन क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर अभी भी ब्लॉकचेन नहीं समझ में आया है, तो मैं इसको और अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो 2 वर्ड से जुड़ के बना है, ब्लॉक प्लस चेन। इसको ऐसे समझिए कि जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक भर गया तो सामान दूसरे में शिफ्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट डिब्बा, फिर नेक्स्ट डिब्बा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इसी तरह ब्लॉकचेन में भी होता है। एक ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन भर गई तो सेकंड ब्लॉक लगा दिया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर लिस्ट गोज ऑन। हर ब्लॉक की ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ब्लॉक में जुड़ी होती है और हर ब्लॉकचेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ब्लॉकचेन बस एक कंप्यूटर में ही नहीं, बल्कि कई सारे कंप्यूटर में एडेड होता है। अगर कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे, तो वो ट्रैक हो जाता है। चलिए मान लेते हैं कि व्योम के पास 2 बिटकॉइन है। उसने एक बिटकॉइन ध्रुव को दे दिया। अभी सारे कंप्यूटर्स काम पे लग जाते हैं और फटाफट से ये चेक करने लगते हैं कि व्योम के पास सच में 2 बिटकॉइन है, और उसकी सारी पुरानी ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन होंगे। और उसने जब ध्रुव को 1 बिटकॉइन दे दिया, तो उसके पास कितने रह गए? 1 बिटकॉइन।
ऐसे ही ध्रुव के पास टोटल कितने बिटकॉइन थे ये चेक होगा, और फिर जो न्यू कॉइन ऐड हुआ है उसे भी काउंट कर लेंगे। ये सारी ट्रांजैक्शन ऐसे ही एक्यूरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स होती हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। चलिए अब घूम के वापस आते हैं पब्लिक लेजर पे। और भी तो टर्म समझनी है ना। तो जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको बोलते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसी को कहते हैं माइनिंग। मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसे बोलेंगे माइनर, और जैसे कंट्रोल हो रहा है उसे बोलेंगे माइनिंग। ये किसी को भी एक जगह बैठ के नहीं करना होता, ये सब सिस्टम जनरेटेड होता है, ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर होते हैं। और ब्लॉकचेन मेंटेन करने के लिए माइनर्स को रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई, पर अब आप ये बोलोगे कि ठीक है कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है और इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होते हैं, ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। पर मेरे पास जितना पैसा है वो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो प्राइवेसी का क्या? हर किसी को पता होगा कि मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है और कौन क्या लेके बैठा है। तो हाउ इज़ दिस राइट? सो गाइस डोंट वरी, यहीं पे एंट्री लेता है क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रॉन्ग पिलर, क्रिप्टोग्राफी। मतलब सब कुछ कोडेड है। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो उसके कोड्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए B2KVD, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का। क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि पैसे जब हमारे हैं तो इसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों, बैंक्स के हाथ में क्यों, अथॉरिटीज़ के हाथ में क्यों, एजेंसीज़ के हाथ में क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, जब चाहे इन्फ्लेशन घटा दे, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपीज़ की वैल्यू घट गई। इस तरह की चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी भी डिसेंट्रलाइज हो जाए, करेंसी पे किसी एक का कंट्रोल ना हो, क्योंकि जब करेंसी सबकी है तो कंट्रोल भी सबका हो। मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे हुए लोगों को क्यों पता हो? यहीं पे आती है क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी भी है। अब पॉइंट ये है कि जब एक बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, जब इसका कंट्रोल सबके पास है, तो इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है? फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ गया या कम हो गया? सब डिमांड का खेल है मेरे दोस्त। हर क्रिप्टो करेंसी में ये पहले से ही डिफाइंड होता है कि टोटल कितने कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे, और जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो प्योरली डिपेंड करता है उसकी डिमांड पे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो एक फिक्स्ड लैंड है, लिमिटेड है, राइट? तो अगर उसको ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, और अगर कोई उस लैंड को ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पॉपुलर नहीं है, तो उसकी लैंड की प्राइस भी कम रहेगी। इकोनॉमिक्स याद है ना? मोर डिमांड हाई प्राइस, लेस डिमांड लो प्राइस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इसी तरह से अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की डिमांड हाई है, उसकी यूजेज नज़र आ रही है, जब ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है और हमेशा 21 मिलियन ही रहने वाली है। 2010 में इसकी प्राइस वैल्यू थी 20 रुपये, बीच में ये चला गया था 42 to 45 लाख, और आज की डेट में इसकी वैल्यू है 25 to 30 लाख। तो सोचिए अगर किसी ने बिटकॉइन में उस टाइम पे 2010 में 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास 1.5 करोड़ रुपए होते। खैर मूविंग ऑन। तो मैं बात कर रही थी कि क्रिप्टो के प्राइजेस इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि न्यूज़ क्या है, कंपनीज़ क्या कर रही हैं, इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं और उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। जैसे इलन मस्क ने जब कहा था कि टेस्ला विल टेक बिटकॉइन एज पेमेंट, तब बिटकॉइन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। पर थोड़े टाइम बाद ही इलन मस्क ने ये भी बोल दिया कि टेस्ला वोंट टेक एनी बिटकॉइन एज पेमेंट ओवर क्लाइमेट कंसर्न्स, और सीधे इसकी प्राइस वैल्यू कम हो गई। समझ रहे हो आप, 60 लाख से सीधे 30 लाख। इसी प्राइस ड्रॉप को मस्क डिप भी कहते हैं। गैस डिप के बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगी, आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी होगा। बट एंड में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर इस एपिसोड के बाद आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो लालच मत करना। फर्स्ट स्टार्ट विद अ लिटिल अमाउंट एंड डोंट बोरो मनी फॉर इन्वेस्टिंग। ऑल्सो आपके अंदर रिस्क टेकिंग पोटेंशियल भी होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो तो आप ओवरवेल्म ना हो।
नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। साथ ही समझेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि बताएंगे कि इंडिया में लीगल है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, बाय बाय एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।